खुद का प्रोफेशन के लिए 4, 9, 10 आ रहा है सर, प्लेनेट पे भी, नक्षत्र पे भी और सबलॉर्ड पे भी। सही रहेगा सर? 4, 9, 10 आ रहा है प्लेनेट पे। सर कैसे आ रहा है? मैंने बोला पढ़ाओ। पढ़ाओ, अच्छा। 4, 9, 10 और पढ़ाओ। एस्ट्रोलॉजी सर, मतलब मैं तो एस्ट्रोलॉजी के लिए मतलब पागल ही हूँ सर थोड़ा। अरे बिल्कुल, बिना पागलपन के एस्ट्रोलॉजी होती भी नहीं, वो छोड़ दो। वो पागलपन के भी जब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तब जाके आदमी ज्योतिष शुरुआत कर पाता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि 10th कस्पल सबलॉर्ड जो 4, 9, 10 जैसे नंबर दे रहा है, तो इट मीन्स कि 4, 9 आ गए एजुकेशन के नंबर्स, और 4th हाउस जैसा कि मैंने इनको बताया कि घर पर काम करें, और 9th हाउस कंसल्टेंसी है, तो घर पर रहकर कंसल्टेंसी करें और पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ कोई काम कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। चलो अब आगे क्वेश्चन पे ठीक चलते है। हैं। शालिनी जी आप थैंक यू, बताइए। थैंक यू सर। भाई जिन जिन के आंसर्स हो चुके हैं वो लोग अपने हैंड रेज ऑप्शन को ना हटा दीजिएगा, जिन लोगों से बात हो गई। हाँ जी शालिनी जी आप बताइए। आप सर नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत जी बढ़िया सर। जी। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगी सर, और गॉड को कि आप जैसे गुरु हमको मिले और आपके साथ बात करने का और फर्स्ट टाइम जो मौका मिल रहा है इस क्लास में, तो सर थैंक यू वेरी मच। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे टाइमिंग ऑफ इवेंट में हम अंतरदशा का प्लैनेट मोस्ट इम्पोर्टेंट रखते हैं जी और बिल्कुल डीपीपी में भी हम लोग एडी प्लैनेट को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। जी। तो जब अगर सपोज एडी में कोई अंतरदशा, जब टाइमिंग ऑफ इवेंट में अंतरदशा का प्लैनेट में कुछ यानी हमने कोई वो उठाई और अगर वो डीपीपी में अलग आए, वो किसी और प्लैनेट का मैं समझ गया, मैं आपका क्वेश्चन ही समझ गया। जी, आप उसका जी, आप मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जी शालिनी जी डीपीपी हम लगाते क्यों हैं, सबसे पहला तो सवाल उठता ही ये, जी जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब क्या बिना डीपीपी के काम हो सकता है, पहला तो प्रश्न ये। मैं कहूंगा हाँ हो सकता है, हो सकता है, सुनिए बता रहा हूं मैं आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है, फिर डीपीपी के बिना काम हो सकता है तो डीपीपी की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज कंफर्मेशन जो है वो डीपीपी कर देती है कि जो इवेंट हम यहां से कंफर्म कर रहे हैं वो इधर से भी कंफर्म हो जाए। अब आपको मैं एक बहुत बड़ा छोटा सर सा डीपीपी एग्जांपल तो देता हूं हम लोग उससे। फिर सपोज हेलो कीजिए, सपोज कीजिए जी आपकी कोई पर्टिकुलर अंतरदशा अभी ऑन हो रही है या ऑन होने वाली है, और आपने डीपीपी नहीं लगाई। सपोज करो आपको प्रमोशन चाहिए, ठीक, और आपने आपकी अंतरदशा वो प्रमोशन के नंबर भी दे रही है, लाइक 10वां नंबर आ रहा है, 11वां आ रहा है, जो भी प्रमोशन से जुड़े हुए नंबर होते हैं। आपको आरपी ने इंडिकेट भी कर दिया कि हाँ जी आपकी जो ये अंतरदशा है ये आरपी के अंदर भी आ रही है, प्लस आपको वो नंबर्स वैसे भी दे रही है अपनी स्क्रिप्ट में, तो आप कंफर्म हो गए कि हाँ भाई मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन आप अब कहते हैं कि नहीं सर मेरे को आरपी से तो आंसर मिल गया, लेकिन मैं डीपीपी भी लगा के देखना चाहती हूं कि क्या डीपीपी भी उसको गो थ्रू करेगी। तो एक बात को समझ लीजिए कि जब आरपी ने ऑलरेडी किसी प्लेनेट को गो हेड दे दिया तो उसको आरपी ने गो हेड तभी दिया होगा शालिनी जी कि अगर अब आप उसको डीपीपी भी लगाएंगे तो डीपीपी भी आपको सेम रिजल्ट ऑफर करेगी, कोई अलग ओके रिजल्ट ऑफर नहीं करेगी। वो भी आपको कहेगी कि हाँ भाई इसका प्रमोशन जो है वो हो जाए। ओके। हाँ जी, तो हम चेक कर सकते हैं मतलब आप डीपीपी चेक से। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ और सर एक क्वेश्चन एक पूछना था कि जो ये मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो अगर अच्छे नंबर्स भी दे रहे हैं तो वो अपने मेलेफिक रिजल्ट्स भी साथ में थोड़े बहुत देंगे कि वो अगर नंबर्स अच्छे हैं तो वो प्लैनेट एकदम अच्छा ही बहुत माना जाए? अच्छी बात, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस चीज को जो जो क्वेश्चन आपने किया, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं कारक तत्व ऑफ प्लैनेट। ओके के कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो बिना स्क्रिप्ट के भी किसी ना किसी प्रकार का रिजल्ट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुक्र है, तो शुक्र किसका कारक है? रिलेशनशिप का कारक है, मैरिज का कारक है। मान लीजिए किसी की शुक्र की स्क्रिप्ट में 2, 7, 11 नहीं आ रहे और शुक्र की महादशा चल रही है, उसकी मैरिज हो जाएगी बेशक स्क्रिप्ट में नंबर ना आ रहे। क्यों?
क्योंकि शुक्र कारक है। हाँ, जुपिटर दिखा नहीं रहा, लेकिन जुपिटर की दशा चल रही है, वो बच्चे दे देगा। क्यों? बच्चे का कारक है। कारक। शनि है, शनि कितने ही अच्छे नंबर दिखा रहा हो, आदमी की दौड़ धूप करवाएगा, बीमार भी करेगा। क्यों? बीमारी का भी कारक है, हार्डवर्क का भी कारक है, पेन का भी कारक है। तो कई दफा क्या होता है, आदमी शनि की महादशा से गुजर रहा होता है और वो बड़े पेन में होता है, और आप सोच में पड़ जाते हो, अरे यार 8वां घर तो दिख नहीं रहा, फिर ये किस बात का पेन बोल रहा है? अरे भैया, शनि खुद में पेन का कारक है, यानी कि उसके पास 8वां घर हो या ना हो, वो 8वें घर के रिजल्ट ऑपरेट कर सकता है, उसके अंदर ये है। ऐसे ही हम 8वें घर को एक और चीज के लिए लेते हैं कि भाई 8वां घर जो है वो बेसिकली अप एंड डाउन, मतलब अप एंड डाउन का है। लाइक वो कभी भी कुछ भी कर सकता है आपकी लाइफ। इसी कारण से राहु को अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स देने के कारण उसको भी 8वें घर से जोड़ा है। इसलिए जब राहु ऑपरेट करता है तब भी आदमी को 8वें घर के रिजल्ट अपने आप मिल जाते हैं। ऐसे ही केतु है, जब केतु ऑपरेट करता है तो आपकी केतु की कुंडली में 12वां घर ऑपरेट या ना करे, लेकिन फिर भी आपको सबसे मतलब डिटैच सा रहने का मन करेगा। आपका मन करेगा भाई मैं अकेला रहूं, ये सब चीजें करूं। तो इस तरीके से अब जैसे शनि है, शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है, तो आमतौर पे जब शनि की एक्टिवेशन होगी कुंडली में, तो आदमी अपने मकान में कुछ ना कुछ कराने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही जब मंगल ऑपरेट करेगा, आदमी के अंदर एग्रेशन बढ़ जाएगा, उसका लड़ने का मन करेगा, लड़ाई झगड़े का मन करेगा, एग्रेशन उसके अंदर बहुत हैवी हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपकी स्क्रिप्ट तो काम करेगी करेगी अपने लेवल पे, वो तो कर ही रही है, वो तो यूनिवर्सल है, वो करना है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो आपके प्लैनेट के कारक तत्व हैं, ये भी अपने को पूर्णतः एक्टिवेट रखेंगे उस टाइम पर। ठीक है? और क्या होता है कि देखिए, कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं शालिनी जी जो आपकी लाइफ को इजी करते हैं, और कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ को डिफिकल्ट बनाने का काम करते हैं। तो जितने भी शुभ ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, बुध, तो जब जब इनकी महादशा चलती है ना, तो लाइफ बिकम्स इजी, मतलब आदमी को बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ अगर दशा चली हुई है शनि की, मंगल की, राहु की, तो आपका कितना भी अच्छा टाइम मिले, कितना भी अच्छा टाइम चले, कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ डिस्कंफर्ट रहेगा ही रहेगा लाइफ में। ठीक है? तो इस चीज को कभी भूलना नहीं। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन और है कि जैसे किसी का 4th CSL और 10th CSL सेम आ रहे हो, तो उसको वो दोनों को मिला के कंसिडर करके उसको यानी स्टडी और साथ में प्रोफेशन ऐसा यानी मैच हो जाए, इस टाइप से प्लान करके देना पड़ेगा। बेस्ट है उसके लिए। ओके, तो सर जैसे अगर सपोज स्क्रिप्ट में मून 8th हाउस के साथ में नक्षत्र लेवल पे दिखा रहा है, तो फिर उसको इंजीनियरिंग और ऐसे फील्ड, ऐसी स्टडी और यही सब यानी उसको सजेस्ट करेगा? देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ शालिनी जी, ज्योतिष का भट्टा गोल इसलिए हुआ, लोगों ने मतलब लोगों को इम्प्रेस करने के लिए इसको किया। जिस दिन हम इम्प्रेशन छोड़ के इसको गाइडेंस के तौर पे करेंगे, ये 100% हमारे लिए काम करेगी। आपने कहा कि किसी का नक्षत्र 10 CSL का 8वां घर दिखा रहा है, अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है? हमारी ड्यूटी बनती है उसके सामने ना 8वें घर की फील्ड रखनी, कि देखो भाई, टैक्सेशन तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है, रिसर्च वर्क तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है, कोई साइंटिस्ट या डेटा साइंटिस्ट कुछ इस तरीके का वर्क बहुत अच्छा है। तो उससे क्या होगा कि जब आपने 8th हाउस की चॉइसेस उसके सामने रख दी, तो उसमें से वो कुछ ना कुछ बोलेगा, अरे यार मेरा तो मन है डेटा साइंटिस्ट बनने का। तो इससे आपको क्या क्लू मिल गया कि एक तो इस व्यक्ति का मतलब जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो ऑलरेडी डेटा साइंटिस्ट की तरफ है। ऊपर से जो ये इंक्लिनेशन अपनी बोल रहा है, वो इसकी स्क्रिप्ट के साथ भी मैच कर रही है। तो जब आप उसको वो चीज दे दोगे, तो उससे बढ़िया उसके लिए कुछ नहीं है, वो उसके अंदर एक्सेल करेगा ही। ओके ओके सर, बस एक लास्ट सर एक ही पूछना था कि जब तीनों प्लैनेट तीनों लेवल पे एक ही प्लैनेट पूरी स्क्रिप्ट लेके चल रहे हो, तो वो बहुत स्ट्रांगली उन नंबर्स को एब्सोल्युटली 100%, 100%, कोई डाउट ही नहीं। तो जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी आ रहे हैं, और तो
नहीं सर, अगर सपोज इसमें एस्ट्रोलॉजी के भी फील्ड में है तो 5th आ रहा है, लेकिन 5th का नेगेशन 4 भी आ जा रहा है साथ में। कोई बात नहीं, 4th को मैंने कहा ना, देखो लोग, देखो शालिनी जी, अगर ज्योतिष, मैंने कहा ना, ज्योतिष के साथ जीना जिसको आ गया, जिसको पता चल गया ज्योतिष से जीना कैसे। अब किसी ने मेरे को कहा कि साहब हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ेगा? कह रहे आपने हमें एस्ट्रोलॉजी में बताया कि जब तीसरा घर ऑपरेट कर रहा हो तो पढ़ाई का नाश करता है, तो हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, बताओ हम क्या करें। अरे मैं कहा यार, तीसरा घर तो कॉरेस्पॉन्डेंस का भी है, इसको क्यों स्कूल भेज रहे हो? उसको कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाओ, उसको पढ़ेगा ही क्यों नहीं पढ़ेगा? फिर ऐसे ही आपने अभी बोला कि भाई 5th हाउस आ रहा है और 4th हाउस आ रहा है। 4th हाउस घर है, 5th हाउस सोल्यूशन है, तो उसको कौन कह रहा है कि बाहर जाके अपना कुछ काम कर? घर पे बैठ, अपने बेड पे बैठे बैठे सोल्यूशन दे लोगों को, क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो सभी चीज यानी सभी एट्रीब्यूट सभी हाउसेस के थोड़े लेकर साथ में कलेक्ट करके फिर एक प्लान कर सकते हैं सर, है ना सर? देखो, मैं सारे सीक्रेट्स खोलता नहीं हूं, लेकिन आप लोग पूछ रहे हो तो बता देता हूं। 12वां घर बेड होता है बेड जहां हम सोते हैं, क्योंकि नींद वहीं आती है हमें। जी। 5वां घर सॉल्यूशंस का है। अब एक स्टूडेंट मेरा मेरे को बोल पड़ा, मतलब कभी मेरी उससे डिस्कशन चली, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि स्टार लेवल का एस्ट्रोलॉजर है। तो वो कहता जी, जब जब 5-12 ऑपरेट करता है ना, तब तब मेरे दिमाग में ना ये आ नहीं पाता कि मैं इसको क्या सोल्यूशन दूं। तो मैं उसको बोलता हूं कि भाई भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज दी है, बुद्धि, उसका उपयोग अगर कर लोगे तो उससे भी दिक्कत नहीं होगी। बोलते कैसे सर? मैंने कहा जब 5-12 ऑपरेट कर रहा हूं ना, अपने बेड पे बैठ जा आसन लगाकर और वहीं से अपना सोल्यूशंस देना शुरू कर दे। राइट। 4-5 आ रहा है, 4 और 5 आ रहा है, घर से सोल्यूशन देना शुरू कर दे। 3-5 आ रहा है, तो क्या जरूरत है किसी को बुलाने की? बोलो हम तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी देंगे, ऑनलाइन सोल्यूशंस देंगे। चीजों को इस्तेमाल करना वो कला है। वो कब आएगी? वो मेरे बताने से नहीं आएगी। मैं आपको एक लॉजिक पकड़ा दूंगा, लेकिन उस लॉजिक के साथ टेस्टिंग आपने करनी। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा कभी तीसरा घर ऑपरेट करता है, मान लीजिए सोर्स लेवल पे, और नीचे नक्षत्र में छठा घर आता है, सब लॉर्ड में भी छठा घर आ जाता है, पेमेंट का है, छठा घर पेमेंट है जी। सब लॉर्ड ने भी पेमेंट दे दी, 6 और 6। सोर्स क्या आ रहा है? तीसरा। कहने का मतलब, जब मेरी पेमेंट्स अटकी रहती हैं, जब मुझे यह पता है कि मेरी पेमेंट्स नहीं आ रही, मुझे कुछ नहीं करना होता, चुपचाप अपनी गाड़ी उठानी है, छोटी सी एक यात्रा पे निकल जाना, जब तक वापस आऊंगा घर पे मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में। ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं जो काम करती है, मैजिक कोई मिरेकल नहीं है। ये सिर्फ यूसेज ऑफ स्क्रिप्ट है कि आप स्क्रिप्ट को कैसे यूज कर। दैट्स इट। स्क्रिप्ट के साथ खेलना है आपने, वो कैसे खेलोगे उसमें लग जाओ बस अच्छे से। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। हाँ जी, प्रमिल कांत जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, रूलिंग प्लैनेट्स आपने एक तो होरेरी चार्ट पे बताया था जिसमें 1 से लेकर 249 के बीच में हमें सीड नंबर लेना होता है, ठीक है। और एक आपने बताया था कि नॉर्मल हम अंतरदशा में कैसे यूज करें। हाँ सर, जब हम नॉर्मल अंतरदशा में हम रूलिंग प्लैनेट्स का कंसेप्ट ले रहे हैं, तो हमें उस सेकंड के रूलिंग प्लैनेट्स लेने हैं जो जिस टाइम पे हम अपना सवाल पूछ रहे हैं, या जब उसका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से हमें नक्षत्र लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड, मून का साइन लॉर्ड, डे लॉर्ड? प्रमिल, रूलिंग प्लैनेट्स, एक बात को समझ लो, चाहे आप बर्थ चार्ट देख रहे हो, चाहे आप होरारी चार्ट लगा रहे हो, रूलिंग प्लैनेट्स वही रहेंगे जिस टाइम पर चार्ट देखा जा रहा है। पुराने या नए रूलिंग प्लैनेट्स का कोई लेना देना नहीं है, रूलिंग प्लैनेट्स वही रहेंगे उसी टाइम पे। और सर, उन रूलिंग प्लैनेट्स में जो प्लैनेट रिपीट हो रहा है उसको फिर हम अंतरदशा से मैच करें, ताकि जो ना हमें थोड़ी वो मिल जाए, कि एक हिंट सी मिल जाए कि इस अंतरदशा में ये वाला इवेंट होने वाला है। देखो, एक बात को समझ, मान लो आप वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहे हो, केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हो, आप 1-2 किलोमीटर चले, आप हांफने लगे,
तो किसी ने आपको आंख से देखा तो उसने बोला एक काम करो भाई, लकड़ी ले लो और ये थोड़ा ये आपको सपोर्ट कर देगी, इसके सारे सारे चढ़ जाओ। आप उसके सारे सारे चढ़ गए। लेकिन यदि हमारे शरीर में दम है और हम आराम से चढ़ सकते हैं, तो फिर हम लकड़ी ना ले तो ज्यादा अच्छा है, फिर हम सपोर्ट लें तो ज्यादा अच्छा है। कहने का मतलब क्या है कि रूलिंग प्लैनेट को तब पिक्चर में तुरंत ले आओ जब आपको लग रहा है कि भाई मैं कंफ्यूजन की स्टेट में हूं, मेरे को नहीं मतलब क्लैरिटी आ रही, तो मैं तुरंत रूलिंग प्लैनेट पकड़ूंगा, इंडिकेशन लूंगा, आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। लेकिन हर समय आपको रूलिंग प्लैनेट की जरूरत पड़े आवश्यक नहीं। कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कोई लेडी आपके पास आई, पूछी कि भाई इस वर्ष मेरे बच्चे की जो एजुकेशन है, मतलब या जो इसका पेपर टाइप्स जो भी है वो कैसा जाएगा। आपने देखा कि भाई जो करंट अंतरदशा चल रही है वो बहुत स्ट्रांगली 4, 9, 11 जैसे नंबर दे, बहुत स्ट्रांगली दे रही है, तो आपका अपने आप ही दिमाग बोल पड़ेगा अरे यार बहुत बढ़िया जाएगा ये चीज, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं। समझ गए? बस ये चीज। सर एक चीज और, मतलब जितना आपने, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल, मैंने एक चीज नोटिस की है। बताओ। मेरे पास अगर कोई सवाल आता है और उसका मैं 1 से लेकर 249 जो आपने सिस्टम बताया था उससे मैं आंसर निकालूं ना, तो वो बिल्कुल सटीक बैठता है। बर्थ चार्ट से वो एक्यूरेसी नहीं आती। इसका सर क्या रीजन है? या तो मतलब मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुमने जो क्वेश्चन किया, जब मैं तुम्हारी तरह अपने गुरु लोगों के सामने था, जब गुरुजनों के, तो मेरे दिमाग में भी यही प्रश्न उठा था कि यार हम बर्थ चार्ट को तवज्जो दें या हम प्रश्न कुंडली को तवज्जो दें। बर्थ चार्ट जो है ना प्रमिल, वो कर्मा है जो कहीं ना कहीं आपके इकट्ठे हो रखे थे। मतलब बर्थ चार्ट वो बैंक अकाउंट है जो पास्ट से आप ले आए, में आपकी जो भी अब क्रेडिट डेबिट हिस्ट्री जो भी चल रही है ना, वो उस अकाउंट पे चल रही है जो उसके अंदर ऑलरेडी पड़ा। लेकिन उस बर्थ चार्ट के अलावा आपकी प्रेजेंट लाइफ में बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स कह लो, जिसके अंदर हम गुरु कृपा बोले या पितरों की कृपा बोले या अपना कार्मिक कुछ पैटर्न है इतना स्ट्रॉन्ग बोल दें कि जिसके कारण हमारे जो कर्म हैं वो कहीं ना कहीं कटने लगते हैं या प्यूरिफाई होने लगते हैं। तो उस केस में जो प्रश्न कुंडली है, आप जब आपसे कोई पूछे या मैं किसी से कहूं कि व्हाट इज प्रश्न कुंडली, तो मैं साफ साफ कहता हूं प्रश्न कुंडली शोज योर प्रेजेंट कर्म, कि आपके अभी के कर्मा कितने शुद्ध है या कितने विशुद्ध है। तो कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए प्रश्न कुंडली को लेके आया और आपको उस प्रश्न कुंडली के अंदर तो प्रमिल मैंने अभी म्यूट कर दिया आपको। तो अभी का जो भी आपसे किसी ने प्रश्न किया है, तो वो जो प्रश्न जो आंसर दे रहा है, अगर वो आंसर यस में है और आपको भी अचंभित हो रहे हो कि अरे यार ये कैसे हो गया, तो साला बर्थ चार्ट में तो इंडिकेशन नहीं आ रहा था, यहां तो बहुत बढ़िया आ रहा है सब कुछ। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि उस व्यक्ति के अभी जो कर्म चल रहे हैं वो प्यूरिफाइड है, वो कहीं ना कहीं कट के उनके अंदर एडिशन हो गया है किसी अच्छी चीज का। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको ब्लाइंडली रिलाई करना है, आप प्रश्न कुंडली पे कर सकते हो, बस आपको प्रश्न कुंडली की प्रैक्टिस एक बार करनी पड़ेगी। बिल्कुल कर सकते हो विदाउट एनी डाउट, दिक्कत ही नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और है, रुको। हाँ बताओ बताओ। थैंक यू सर। सर एक मेरा मेन चीज ये है, जो मेरे दिमाग में मन में क्वेश्चन आ रहा है सर, जैसे कल आपने जेमस्टोन्स का बताया था, मंत्रास का भी आपने कहा था। सर एक मैंने YouTube का वीडियो देखा था, उसमें अपने ईष्ट देवी एंड ईष्ट देवता पे जो ना डिस्कशन किया था, 11th कस्पल सबलॉर्ड, उसका जैसे हम कर लें। हाँ। क्या कुछ ऐसा है कि किसी आदमी को किसी की पूजा करने से, मतलब उस पर्टिकुलर डीटी की पूजा करने से नुकसान हो? यहाँ पर 8-12 का आ जाए। कल मैं रात को ये सोच रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे शायद ये किसी की पूजा करने से, भगवान की पूजा करने से क्या नुकसान होगा, लेकिन अगर कहीं 8-12 तो कॉम्बिनेशन बन रहा है किसी पर्टिकुलर प्लैनेट में और अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है, तो क्या वहां नुकसान हो सकता है? बस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है।
और बहुत सही तुमने पूछा, उसका एक बड़ा अच्छा सा जवाब रहता है मेरे पास। पहली बात तो आप लोग एक बात को समझ लीजिए कि ये जो प्लैनेट्स है ना, ये कहीं ना कहीं रिजल्ट कैरियर्स हैं। किस चीज के रिजल्ट कैरियर्स हैं? हमारे कर्मा के जो रिजल्ट कैरियर हैं, हम जो कर्मा अपना एक्यूमुलेट करके लाए हैं बर्थ चार्ट के रूप में, ये उसका रिजल्ट डिलीवर करते हैं। जैसे जोमेटो में आपके डिलीवरी बॉय आके आपको खाना पकड़ा जाते हैं, ऐसे ही ये आके आपको आपका रिजल्ट डिलीवर कर जाते हैं। ये पकड़ भैया, ये तेरा, तूने ये ऑर्डर किया था पिछले जन्म में, ये तेरी ऑर्डर की डिलीवरी, तो आपने वो पकड़ ली। अब आपने कहा कि सर मेरा सूर्य 8-12 दे रहा है, ठीक, और मैं शिव की उपासना कर रहा हूं या राम की उपासना कर रहा हूं, तो एक बात को समझ लीजिए, देवी देवता की किसी की भी उपासना खराब नहीं। अब आप पूछोगे जी अगर 8-12 है तो अगर कोई प्लैनेट नेगेटिव है और उस नेगेटिव प्लैनेट के देवी देवता को आप पूजते हो, तो वो प्लैनेट अपनी नेगेटिविटी को कम कर देगा। और कोई यदि प्लैनेट आपका पॉजिटिव है और उसके देवी देवता को आप पूजते हो, तो वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स को बढ़ा देगा। मतलब नेगेटिव प्लैनेट की नेगेटिविटी कम हो गई और पॉजिटिव प्लैनेट की पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई। बात क्या है? बात एक ही भाई, आप अपनी गाड़ी चलाते जा रहे हो, आपने किसी की गाड़ी ठोक दी, बंदा अपना बेसबॉल का बैट लेके उतर रहा है कि चलो भैया अब तो तोड़ूंगा, इसने मेरी गाड़ी को ठोका। और आपने क्या किया, वो जैसी बेसबॉल का बैट लेके आप नीचे कदमों पे बैठे, मतलब अपने घुटनों पे बैठे और हाथ यूं जोड़ के कि ठीक है सर गलती हो गई, मार लीजिए मारना है तो। उसका गुस्सा या वो जो नुकसान जितनी इंटेंसिटी के साथ आपको वो बंदा तब पहुंचाता नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, वो अपने नुकसान को 20-30% कर देगा। यही ज्योतिष का नियम है और कुछ नहीं। जब आप सरेंडर कर देते हो ना ईश्वर के आगे किसी भी रूप में, चाहे रेमेडी के रूप में, कैसे भी, तो सरेंडर्ड भाव में जब आप आ जाते हो तो ईश्वर को भी ये लगता है कि यार ये तो पहले ही बेचारा मरी हुई हालत में सामने आके खड़ा हो, इसको क्या मारे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हीरो बनते हैं, क्यों? गलती भी की है और फिर भी मैं तो मैं हूं। फिर जब ये जो लोग हैं जो इस कैटेगरी के मैं तो मैं हूं, फिर इनकी फिरकी और इनका हेलीकॉप्टर बनाने के लिए जो प्लैनेट्स हैं हमेशा तैयार है कि चलो भाई अब ये हत्थे चढ़ा है, अब मैं इसको देखता हूं क्योंकि अब ये स्क्रिप्ट आ गई। समझ गए? तो ये जो शब्द है सरेंडर, इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। और जो मैंने दूसरी रेमेडी आप लोगों को बताई, गुप्त दान 8-12, चुपचाप चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना अपने साए को पता चले, बिना अपने हाथ को पता चले कि सीधे ने किया उल्टे को पता नहीं चला, उल्टे ने किया सीधे को पता नहीं चला, ये आप करते रहिए। आप बहुत हद तक एक प्रॉब्लम फ्री लाइफ जीते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी रोहित शर्मा जी आप बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। बस सर आपके आशीर्वाद से सर बहुत मजा आ रहा है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। चलो जी आना मतलब चाहिए। जितना आप पढ़ा रहे हो सर, लोग कह रहे हैं आप मैजिक सीख के आए हो क्या, आप नई चीजें। जितने पुराने क्लाइंट्स हैं वो कह रहे हैं जी। आपको कैसे पता कि कागज में दिक्कत है उनके। अच्छा, तो सर वो पता बड़ा अच्छा चल रहा है इसके अंदर अब ना। सर चलो एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है मेरा, बोलिए। वैसे पूछने का मन नहीं था मेरा बट फिर भी। नहीं पूछिए। हाँ जैसे सर मेरा वीनस जो है ना वो एक्टिवेट है, ना वो ठीक है। दशा में है ना वो प्रत्यंतर में है, पर वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट है। अब ठीक है। उसके पीछे जैसे कि ना वीनस की जो स्क्रिप्ट है वो है 12, जो उसका रिजल्ट आ रहा है 11 और 12 सूर्य दे रहा है वो। नहीं वीनस की स्क्रिप्ट जो है उसमें नक्षत्र पे कौन है, पहले तो नक्षत्र हाँ पे बताओ। नक्षत्र पे सर सन है, 11 और 12 दे रहा है वो। ठीक है, तो तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट हो गई 11वें की और 12वें की। हाँ जी, और सर नीचे सर टेस्ट के अंदर आ रहा है, वो आ रहा है 12-9-2। 12 अब सर 9 2 बिल्कुल हाँ ठीक, जी, अब समझ सर गया। जो वीनस वीनस जो मेरा है कुंडली में 6th हाउस का कप्सल सबलॉर्ड है। ठीक है, अब सर मेरे को सर एक्चुअली एक डिसीज हुई सोराइसिस, आपको पता होगा। बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया। और सर कमाल की बात यह है कि वो उसमें सन और वीनस दोनों की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। समझ तो गया। स्किन की प्रॉब्लम आई, और सर ये शुक्र का जो सर 12वां नंबर है ना, ये सर कहीं ना कहीं पकड़े रहता है। जैसे मान लो खर्चे बिना बात के होते हैं, कमाई अच्छी होती है, खर्चे बिना बात के होते हैं। और बिल्कुल मेरा सर हमेशा लग्जरी के अंदर रहने का मन करता है कि भाई घड़ी लेनी बिल्कुल। है तो महंगी लेनी है, बाइक लेनी है तो ये लेनी है। अब ध्यान से सुनना,
जी। तुम्हारा शुक्र किससे कनेक्टेड है? सन से। कौन से घर से कनेक्ट हो रहा है? बहुत स्ट्रॉन्ग, 12वें से। 12th हाउस से। 12th हाउस से। ठीक है, वो तो 11वां घर आ रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत बात हो रही है, जी 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 लेकिन 12वें से शुक्र कनेक्टेड है। जी। 12वां घर आपको क्या करने को कहता है? दान सर करने को मेडिटेशन। कहता है। मेडिटेशन। नहीं 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 रोहित, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं जी भाई। ठीक है, मेडिटेशन तो तुम्हारे 12वें घर को वैसे यूटिलाइज कर रहा है कि भाई ठीक है, तुम्हारे खर्चे ना हो, तुम्हें लॉसेस ना हो, तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट ना हो, वो सब चीजों में है। लेकिन तुमने कहा भाई शुक्र मेरा 12वें घर से कनेक्टेड है, जी और आप क्या कह रहे हो कि सर मैं तो खुद पे लग्जरी ऐड कर रहा हूं, मैं जी। बढ़िया कपड़े पहनता हूं, बढ़िया परफ्यूम लाता हूँ, बढ़िया से बढ़िया फ्रेंच परफ्यूम मेरी ड्रॉअर में रहता है। बिल्कुल तो सर कहीं बिल्कुल। ना कहीं मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने वीनस को स्ट्रेंथन कर रहा हूं। जी कौन सर। से वीनस को स्ट्रेंथन कर रहा हूं? जो ऑलरेडी मेरी कुंडली में 12वां घर लेके चल रहा है बहुत बिल्कुल स्ट्रॉन्गली। सर बिल्कुल। तो कहने का अर्थ क्या है रोहित, कि हमें लग्जरी खुद को ना जोड़ के खुद के पास लग्जरी देनी है। कहने का मतलब कि जब मैं कपड़े अपने लिए खर्च रहा हूं तो बेटर है कि मैं कपड़ा किसी को दे दूं, बेटर जी है कि मैं परफ्यूम किसी को दे दूं। क्योंकि एक बात को समझना, मैंने एक बहुत सिंपल सा फंडा देखा है ये, और ये मैं उस दिन समझ गया था जब ज्योतिष में मेरे को आए हुए मुश्किल से साल भी नहीं हुआ था, कि आपका जो नेगेटिव प्लैनेट है और आप जिस प्लैनेट के, मतलब जो प्लैनेट आपको तड़पाता है ना, बेसिकली आप सबसे ज्यादा उसी प्लैनेट से प्रेम करते हो, आपका लगाव सबसे ज्यादा उसी प्लैनेट से होता बिल्कुल है। सर। ये समझ लीजिए, ये मतलब नेवर एंडिंग, और ये मतलब ऐसा सूत्र है कभी फेल ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का शनि 1/6 8/12 दे रहा है, छठे भाव का कस्पल सब लॉर्ड है, 1/6 8/12 दे रहा है, मतलब आदमी की ऐसी की तैसी कर देगा, बीमारी में क्रॉनिक बिल्कुल डिजीज दे देगा, क्रॉनिक इलनेस का कारक भी। बिल्कुल बिल्कुल। उस आदमी को कुछ नहीं समझ में आएगा, साला वो दुकान पे जाएगा, उसको 10 ड्रेसें दिखा देना, फिर भी काला उठा लेगा, लाओ मेरे को तो काला दे। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। शुक्र जब किसी का इतना नेगेटिव होता है, तो मैंने लिटरली देखा है कि जो बहुत नेगेटिव शुक्र वाले आदमी होते हैं, कि उनको खाना जो है वो गले नहीं उतरता अगर उनके खाने में दही या रायता सामने ना हो। उनको लगता क्या खाना परोस दिया यार, बिल्कुल सर। रायता तो है ही नहीं, दही तो है ही नहीं, लस्सी तो है ही बिल्कुल नहीं। अरे भाई, मतलब हमें ये समझना है। अब शनि किसी का बहुत नेगेटिव है, आपको ऑयली फूड नहीं खाना, लेकिन शनि नेगेटिव वाला ऑयली के बिना रह ही नहीं सकता, उसको तेल पीने की आदत पड़ जाती। जी जी समझ गए? तो वही चीजें हैं जो हमें मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है जिन चीजों का। ठीक। जी। अब सर जैसे ना इसके अंदर अब जो सोराइसिस है उसका मेरे को ट्रीटमेंट मिला, मतलब 5 या 6 साल बाद मिला। वो ट्रीटमेंट मिला बट लेकिन ना अब वो एक बॉडी पार्ट पे रह गई है, वो हो ही नहीं रही। अब सर मैं हैरान सर इस बात का हूँ जो कि जैसे सर वीनस है ना, कोई दशा है ना कुछ है वो, पर वो सर कभी भी एक्टिवेट हो जाता है। मतलब सर एग्जांपल के तौर पर एक मेरी क्लाइंट थी, वो कहीं ना कहीं मतलब वो शुक्र एक्टिवेट कराना चाह रही है कहीं ना कहीं। तो सर ये इसके बैड इफेक्ट्स को कम कैसे करें? बल्कि मेडिटेशन में करता हूँ, शायद इस वजह से बचा हुआ हूँ सर। एक ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर। शुक्र जो है ना रोहित, शुक्र जो है वो लग्जरी और कंफर्ट्स का कारक है। जी और जिस आदमी की कुंडली में आपको शुक्र सबसे नेगेटिव मिलेगा, वो आदमी कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करता है। उसका मन नहीं करता अरे यार क्यों सीट से उठे, बिल्कुल सर। अरे यार खाना बनाए क्यों, कुक शेफ ही रख लेना खाना बनाने के लिए, शेफ अपने को खाना बना बना के देता रहे बढ़िया बढ़िया, हम उसको खाते रहे। कहने का मतलब क्या है कि शुक्र का एक्सेसिव एनर्जी में आ जाना और नेगेटिव नंबर्स के साथ में आ जाना, मतलब आदमी की लाइफ में कंफर्ट्स ऐड कर देता है, लग्जरी ऐड करता है वो। समझना मेरी बात को। जी मतलब कई लोग बोलेंगे कि अरे तेरा तो शुक्र 8/12 दे रहा है, तेरे पास तो लग्जरी नहीं होंगी, गाड़ियां नहीं होंगी। अरे भाई उसके पास ज्यादा होंगी, क्योंकि उसकी बिल्कुल। तो ऐसी तैसी तभी होनी है। अब मैं जी आपको सर। एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो सारा वही दूर हो जाएगा। हाँ अब जिस शुक्र कारक किसका, वाइफ का है। बिल्कुल। जरूरत से ज्यादा सुंदर वाइफ आना खराब शुक्र की निशानी है, अच्छे शुक्र की निशानी नहीं है। समझ गए? जी सर। जी जी अगर किसी को ब्यूटीफुल वाइफ मिली है
तो उसका शुक्र खराब है, अच्छा नहीं है। अगर बिल्कुल उसको ठीक बात है नॉर्मल सर। वाइफ मिली, मतलब ठीक ठीक, मतलब बहुत हाई क्लास नहीं, मतलब दिखने में ठीक ठीक, तो मतलब उसका शुक्र अच्छा है। अगर काली है तो और भी अच्छा है, और अगर कानी है मतलब लाइक आंख से थोड़ा सा उसको डिफेक्ट है या कुछ है, तो उसका शुक्र बेस्ट है, अल्टीमेट शुक्र है। ठीक है, तो सर मैं यहाँ पर सर वीनस का डोनेशन कर स्टार्ट करूँ या कैसे उसको अवॉइड करूँ 100% करना है, ओके 100% करना है, कोई डाउट ही जी। नहीं। एक सर दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जो भी मतलब मेरी लाइफ के अंदर हुआ सर, मेरा 10th कप्सल सबलोड है ना वो केतु है, और सर वो नंबर दे रहा है अनटेनेटेड होके 8 और 3, ठीक है, और रिजल्ट में 10 11 1 और 10 और 1 इंडिपेंडेंट हाउस भी है मरकरी के अंदर। तो तुम्हारा स्टेटस हमेशा बरकरार रहेगा, लोग पहचानेंगे तुम्हें कहीं भी जाओगे। हाँ सर, जैसे मतलब ये कहीं ना कहीं सर केतु, जैसे एक वीडियो में मैंने सुना था केतु एस्ट्रोलॉजी का कारक है। हाँ, अब सर जितना भी सर मैंने जितना भी अब तक पैसा कमाया, मैंने किसी को रेमेडी बताई कि भाई तू ये कर ले, उसको सर रेमेडी लगती है, वो चाहे वो सिर पैर भी ना हो रेमेडी का उसके अंदर। ठीक है। मतलब जितना भी मैंने आज तक अर्न किया, अब सर उसके लिए मैं सर 5th को देखूं या अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करूं? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा 10th कस्पल सबलोड केतु है ना, जी जी जी। और केतु बढ़िया नंबर दे रहा है। हाँ जी। अपना फर्स्ट क्लास सी गणेश जी की प्रतिमा या जी केतु से जुड़ा हुआ कोई भी चीज जो केतु की एनर्जी को वो करती है। जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि सर केतु की एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, मैं बोल देता हूं एक काम करो, जो अपनी टेबल है जहां पे रेमेडी देते हो वहां पे चेस बोर्ड रख दो, बढ़ गई केतु की एनर्जी। ठीक समझ सर। गए? ठीक है सर, बस यही पूछना था, थैंक यू सो मच। ओके जी। जी। हाँ जी, सुरेंद्र कुमार जी आप बताइए। जी सर, जरा आवाज कम करना। सर मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला बताइए। क्वेश्चन तो ये है गोचर से संबंधित। जी। जैसे कोई दशा चल रही है, उस दशा में जो भी हमको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो जैसे हमने डीपीपी लगाई, उसके हमको रिजल्ट मिले, वही प्लेनेट अगर गोचर में किसी राशि में मूव करेगा और उस राशि में पर्टिकुलर नक्षत्र पे मूव करेगा, तो क्या हमको उसके रिजल्ट नहीं आएंगे? ऐसा है कि हम डीपीपी के अंदर राशि पर ही आकर क्यों स्थिर हो जाते हैं? क्योंकि जब प्लेनेट अपना काम करने निकलता है किसी जगह पर, तो मान लो प्लेनेट कहीं घूमने निकला, घूमने फिरने निकला कि चलो भाई मेरा टाइम आ गया, अब मुझे टूर पे जाना, तो टूर पे निकलते टाइम वो सबसे पहले किसी एक स्टेशन पर आ जाएगा, किसी ऐसी जगह पर आ जाएगा जहां से उसका टूर स्टार्ट होगा कि चलो भाई अब मुझे घुमाओ। तो ये जो आपका राशि का प्लैनेट होता है ना, ये उसका ड्राइवर बन जाता है उस पूरे टूर के लिए, जिस टाइम पर वो टूर करेगा, भ्रमण करेगा हर जगह। इसलिए राशि का प्लैनेट ही थ्रू आउट काम करेगा, बिकॉज ये जो प्लैनेट अब काम करेगा इसके इंस्ट्रक्शन पर काम करेगा एज पर डीपीपी रूल। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सर, डेली प्रोडक्शन अगर हम देखते हैं या मंथली प्रोडक्शन अगर हम देखते हैं, तो डेली प्रोडक्शन के लिए हमको मून को ऑब्जर्व करना होता है कि मून हमारा किस नक्षत्र पे गोचर पे चल रहा है। बिल्कुल। और वो नक्षत्र लॉर्ड हमारी जन्म कुंडली में किन किन भावों को इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल। कैसे उसकी स्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे। बिल्कुल। अब ये नक्षत्र तो हमारी जो कुंडली में है ये तो फिक्स हो गया है कि अगर नक्षत्र अगर 6, 8, 12 से गुजर रहा है और वृश्चिक राशि से अगर गुजर रहा है, मेष लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि से अगर गुजर रहा है और उसमें एक नक्षत्र से अगर मूव कर रहा है और 6, 8, 12 दे रहा है, तो उस राशि में आने में उसको 30 दिन के आसपास लग जाएंगे, लगभग 27 दिन के आसपास लग जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या ये रिजल्ट हमको हर महीने भी लेंगे 6, 8, 12 के? लगभग मतलब एक्सपीरियंस आप उन्हीं चीजों को करोगे एक अदर फॉर्म में भी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका सोर्स सेकंड है, ठीक है, मतलब आज चंद्रमा किसी प्लेनेट के नक्षत्र में है और वो जिस प्लेनेट के नक्षत्र में है उसमें सोर्स पर दूसरा घर आ रहा है, नक्षत्र पे 8वां घर आ रहा है। मतलब आपकी लाइफ में 8वां घर
आ रहा है, मतलब इन्वॉल्व हो रहा है, और सेकंड हाउस उसका सोर्स बन रहा है। तो कहने का मतलब जब जब चंद्रमा इस दिन इस नक्षत्र में आएगा, इस व्यक्ति को दूसरे घर से संबंधित पीड़ाएं होंगी। तो कभी वो पीड़ा फैमिली की होगी, कभी वो पीड़ा फाइनेंस की होगी। तो हम नॉर्मली उसको ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ठीक है, आज के दिन आपको पैसे से और फैमिली से संबंधित दिक्कतें रहेंगी। ऐसे ही मान लीजिए किसी का तीसरा घर आ रहा है सोर्स पर, नक्षत्र पे आ रहा है 8वां घर, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आज के दिन आपको कागजी संबंधित चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा देखभाल के करें, आपकी यात्राओं में रुकावट और परेशानी आ सकती है। तो बेसिकली काम वही होते रहेंगे, मतलब स्क्रिप्ट वही बोलेगी, बस ये है कि घरों की जो चीजें हैं वो मोल्ड हो जाती है, क्योंकि कुछ हमारी भी अपनी एक्टिविटीज और हमारा भी अपनी एक फ्री विल काम कर रही है। ठीक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन सर। जी सर, बुध की दशा चल रही है, मेष लगन की कुंडली है, ठीक है, बुध 6th हाउस में बैठा है, ठीक, तो 3 और 6 को रूल करेगा। बिल्कुल, बुध चंद्रमा के नक्षत्र पे है, चंद्रमा 11वें घर में बैठा है, तो 4 और 11 को रूल करेगा। ठीक है, बुध यूटी है, ठीक, और 3, 6 और 4, 11 इन घर की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। बिल्कुल हो गई है, सब लॉर्ड पे आ रहा है 2, 6 और 7। ठीक, 2, 6 और अब 7। 7, अब ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हिडन हाउसेस बुध में हाँ 5, 6, 8 और 12 तीनों ठीक ही है, आ रहे हैं। आ गए, तो 5, 6, 8, 12 भी इन्वॉल्व हो गए, आ गए, तो यानी कि 3, 6, 4, 11 और 5, 6, 8, 12 ये बिल्कुल इन्वॉल्व हो हो गए, गए। ठीक है, सब लॉर्ड ने दिखा दिया 2, 6, 7। ठीक है, अगर यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड बात करें हाँ, तो क्या देंगे सर प्रेडिक्शन? प्रिडिक्शन ये दूंगा कि बुध का टाइम पीरियड इस व्यक्ति के लिए इतना बढ़िया है कि ये इतने सारे भी काम करेगा इस टाइम पीरियड पे, तो फाइनली इसको पैसा आ ही जाएगा इस टाइम। कारण सर उसका? कारण ये कि इन्वॉल्वमेंट पे तो इतने सारे हाउसेस हैं, तो आदमी इतनी सारी चीजों को लाइफ में इन्वॉल्व कर सकता है, और कहीं ना कहीं उन इन्वॉल्वमेंट का जो टेस्ट आ रहा है फाइनली फाइनेंस के रूप में, वो 2, 6, 7 के रूप में आ रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं फेवरेबल ही है उसके लिए। सर, अगर इस दशा में अगर स्ट्रांगली अगर ये बोल रहा हूँ कि आप यही काम करो, ये 1 या 2 काम करो, हाँ, तो उसमें क्या बोलेंगे सर? तो उस केस में हम बोलेंगे कि चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा 11वें घर में बैठा है। 11वें घर में बैठा है। बुध कहाँ बैठा है? जी, बुध बैठा है ये अपना 6th हाउस में। 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो इन्वॉल्वमेंट किसकी हो गई? 6 और 11 की। 6 और 11 की। ये तो अपने आप में फाइनेंस के हाउस हैं, ये तो फाइनेंस जनरेट करेंगे ही करेंगे जी। और बाकी कौन से हाउस दिए चंद्रमा ने और बुध ने? तीसरा और चौथा। कहने का अर्थ क्या है कि ये व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम या कोई ऑनलाइन एक्टिविटी अगर करता है तो इसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त भी करता है तो भी इसके लिए बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि तीसरा घर निकालने का हो गया, चौथा घर परचेजिंग का हो गया, तो जब 3, 4 इकट्ठे आएंगे तो प्रॉपर्टी की सेल परचेज भी बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन अब आप मेरे से अगर ये कहें कि सर 3 और ये जो हाउस आया कौन सा 4, इन दोनों में से मैं प्रोमिनेंटली किसको चूज करूं, तो मैं कह दूंगा 4th को चूज कर लो, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये जो 3rd हाउस है जो नक्षत्र लेवल पे आया है, कहीं ना कहीं ये सब लॉर्ड पर नेगेट होकर थोड़ा सा वीक पड़ गया, तो 2nd हाउस। ठीक, सर वास्तु कर सकते हैं? वास्तु कर सकते हो, घर पे बैठकर की मतलब घर पर बैठकर कुछ भी कर लो। मैंने देखो, मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं एक चीज, 90% एस्ट्रोलॉजर्स को ये भी नहीं पता होता कि उनको काम घर से करना है या बाहर ऑफिस बना के करना है। अगर चौथा घर आ रहा है तो मैं आपको बोलता हूं कि घर पर रहकर ही पैसा आएगा, बाहर जाओगे पैसा नहीं आएगा। घर बैठोगे अपने आप काम चलता रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा काम कैसे चल रहा है।
और बाहर अगर गए तो काम के लिए तरसते रहो। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। और दूसरा क्या है सुरेंद्र जी, एक चीज याद रखिएगा कि जैसे आपने चंद्रमा और बुध की ये जो स्क्रिप्ट पकड़ी, इसमें आपने कहा जी ये हाउसेस तो चलो आ ही रहे थे जो आपने बता दिए, तीसरा, चौथा और बाद में 6, 11, तो वो तो चलो पैसा दे रहे हैं 6, 11 के रूप में। अब आपने कहा जी उसमें मेरे 5, 8, 12 भी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो गए हिडन हाउसेस में। तो हिडन हाउस की इन्वॉल्वमेंट को आप उतना स्ट्रांगली काम में यूज नहीं कर सकते। हिडन हाउस का मतलब क्या होता है कि किसी भाव ने अपना छुपा हुआ प्रभाव भी आपको दे दिया कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप इन्वॉल्वमेंट ही यूज करना चाह रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व किन हाउसेस को करूं अपने काम में, तो इन्वॉल्वमेंट के लिए आप उसी स्क्रिप्ट पर नजर डालिएगा जो स्क्रिप्ट आपको ऑलरेडी मिली। ठीक है जी, चलिए। दिलीप जी बताइए। सर फर्स्ट ये हम लोग जो हाउस नेगेशन देखते हैं वो किस लेवल पे देखते हैं और कैसे देखते हैं? ठीक। दूसरा, केपी में पुनर्फु योग कुछ होता है क्या, और अगर होता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? क्या कि सैटर्न और मून का कई केसेस में मैंने देखे हैं, दोनों साथ ही होते हैं और कहीं भी मुझे उसका सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। सैटर्न और मून। कोई बात नहीं। पहली और, बात तो हाँ हाँ चलिए बोलिए, अब मैं बताता हूँ, बताइए। और तीसरा, ये लास्ट टाइम हमने ये मैं अपनी कुंडली का एक चीज डिस्कस किया था, तो उस समय हाउस में कुछ कंफ्यूजन रह गया था, वो मैंने अभी चैट में डाल दिया है कि इस तरह का ये मेरा महादशा रिजल्ट दे रहा है। बस यही 3 क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन आपने किया, एक बार नेगेशन, नेगेशन। हाउस नेगेशन। ठीक ठीक ठीक। तो नेगेशन को सब लोग अपने दिमाग में डाल लेना, जो नेगेशन के लिए मैं बात बोलने जा रहा हूं। नेगेशन मतलब किसी घर का नुकसान हो जाना, पहली बात। एक बात हम सब लोग समझते हैं कि हमारे किसी भी दशा में जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो नक्षत्र लेवल पे होती है। तो मान लीजिए मेरे नक्षत्र लेवल पे 6ठा घर आ गया, तो 6ठे घर के आने से इन्वॉल्वमेंट हो गई किसकी? मेरी जॉब की, मेरी पेमेंट्स की, या फिर जो भी बाकी 6ठे घर की चीजें हैं, मेरा सर्वेंट हो गया, सर्विस हो गई, जो भी चीजें। अब नेगेशन रूल क्या कहता है? नेगेशन का रूल ये कहता है कि जब आपका इन्वॉल्वमेंट को नेगेट करने वाला हाउस यदि सबलॉर्ड लेवल पर आ जाए तो वो उस हाउस को वीक करेगा। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, अभी मैं वीक की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का नक्षत्र लेवल पे 4था घर आया और सब लॉर्ड पे 3रा घर आ गया, तो 3रे घर के आने से 4थे घर को वीकनेस हो गई, मतलब वो बेचारा वीक पड़ गया 4था घर। और यदि 3रे घर के साथ जो उसको वीक कर रहा है, 3रे घर के साथ यदि 8 आ गया या 12 आ गया या 3, 8, 12 आ गया, तो समझ लीजिए 4थे घर की बैंड बज गई पूरी। फिर वीकन नहीं बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे बर्बाद वो घर। अब इस बर्बादी से बचने के 2 ही तरीके हैं। जो इन्वॉल्व हुआ हाउस जो बर्बाद हुआ इतने बुरे तरीके से, उसके बचने के 2 ही तरीके हैं कि या तो उसको सबलॉर्ड पर भी सपोर्ट मिल जाए उसी सेम हाउस का, यानी कि नक्षत्र पे 4 आया, सबलॉर्ड पे भी 4 आ गया, तो यहां क्या हुआ? 4 को स्ट्रेंथ मिल गई कि भाई मैं ऊपर भी हूं, मैं नीचे भी हूं। तो यदि 3, 8, 12 आएगा भी नीचे और 4 नीचे सबलॉर्ड पे रिपीट हो रहा है, तो इट मींस के कहीं ना कहीं 4था घर अपने आप को बचा ले जाए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि ऊपर 4 आ रहा है, नीचे 11 आ गया और 3, 8, 12 आ रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं 4थे घर को थोड़ी ना थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन यदि ना नीचे 4 आया ना ही नीचे 11 आया और 3, 8, 12, 3, 8 या 3, 12 जैसे नंबर आ गए,
तो कहीं ना कहीं उस हाउस को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जो तीसरा घर अकेले अगर आया, मतलब कोई 8-12 उसके साथ नहीं आ रहा, अकेले तीसरा घर आ रहा है, तो थोड़ा सा उस हाउस को हम कमजोर महसूस करें, लेकिन उसको खत्म नहीं माने। क्लियर हो गया? ठीक है सर। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा आपने कहा पुनर्फू। पुनर्फू योग जो केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है, वो तब बनता है जब सैटर्न और मून इकट्ठे हैं, राइट? अब सैटर्न और मून इकट्ठे होंगे तो केपी एस्ट्रोलॉजी जो उसको बोलती है, जो मैं बुकिश इंटरप्रिटेशन पहले आप लोगों को बता रहा हूं, फिर अपनी इंटरप्रिटेशन आप लोगों को दूंगा पुनर्फू योग। तो जो बुकिश इंटरप्रिटेशन कहती है, वो कहती है पुनर्फू योग जो है वो चीजों को डीले करता है। वो चीजों को डीले करने में और मैरिजेस डीले करने में, चाइल्ड बर्थ डीले करने में, इन चीजों में पुनर्फू योग का रोल है। तो मैं एक बात कहता हूं कि भैया चंद्रमा जो है वो न जाने कितने लोगों का शनि के साथ में कंबाइंड है। तो ऐसे में क्या सब लोगों की डीले मैरिज और डीले बच्चे होंगे? नहीं। फिर बात यह आती है कि क्या पुनर्फू योग एकदम डिस्कार्ड कर दिया जाए? मैं कहूंगा नहीं। आप पूछेंगे फिर, तो मैं कहूंगा पुनर्फू योग का जो महत्व है या इसके जो अफेक्ट है वो मेन कुंडली में कम और प्रश्न कुंडली में आपको ज्यादा पिक्चर में आएंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रश्नकर्ता आपसे प्रश्न करता है तो उस समय उसका चंद्रमा, जो प्रश्न कुंडली में जो चंद्रमा होता है, वो उसके मन को बताता है कि इसका मन क्या है। चंद्रमा रिप्रेजेंट द माइंड ऑफ द क्वेरेंट। और वहां पर आ गया शनि। आप अपनी इच्छा किस चीज में लेकर आए हो? अपने मन में लेकर आए। मन के साथ कौन जुड़ गया? शनि जुड़ गया। शनि इज डिले। तो इन दिस केस हम कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के मन में जो अभी एट प्रेजेंट इच्छा है, इस इच्छा के पूर्ण होने में थोड़ी सी देरी होगी। अब आप कहोगे कि सर इसकी क्या रेमेडी? तो भैया शनि की तो एक ही रेमेडी, मजदूर आदमी की सेवा करो और शनि के दान कर दो जो शनि की चीज है। काली उड़द हो गई, ये हो गई, वो हो गई, दुनिया भर की चीज। अब आ जाते हैं आपकी स्क्रिप्ट पे। आपने कहा जी मेरा जुपिटर यूटी है। आपकी महादशा किसकी चल रही है? पहले तो ये बताइए। जुपिटर की? जुपिटर की है, मिथुन लगन की कुंडली है। ठीक है, वो हट जाते हैं। आपने कहा कि जी मेरा जुपिटर चल रहा है, मेरा 2, 7, 10 आ रहा है और यूटी है मेरा जुपिटर, इंडिपेंडेंट हाउस 7वां घर लेके चल रहा है, राइट? राइट। और केतु जो है वो आपके नंबर दे रहा है 1, 2, 3, 5, मतलब सारे ही दे दिए लगभग इसने, 5 और 12 को छोड़ के। तो अब मुझे ये जानना है कि केतु और उसका डिस्पोजिटर, केतु 8वें घर में बैठा है, आपने कहा डिस्पोजिटर तीसरे घर में बैठा है, राइट। तो तीसरा घर और 8वां घर ये बहुत प्रोमिनेंट हो गए, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो आपने बोला उसके अकॉर्डिंग। और आप कह रहे हो कि नीचे जुपिटर आ गया जो 2, 7, 10 दे रहा है, राइट। ठीक? तो यहां पर ये जो जुपिटर है ये तीसरे घर को और 8वें घर को वीक कर रहा है। समझना, वीक कर रहा है। तीसरा घर क्या होता है? तीसरा घर हमारा करेज, हमारी हिम्मत, हमारे एफर्ट्स। कहीं ना कहीं हिम्मत और करेज इस व्यक्ति का वीक पड़ गया जुपिटर की दिशा। 8वां घर क्या है?
8वां घर मृत्यु कैसे होगी उसका है और लॉन्जिविटी का है, वो भी वीक पड़ गया। तो 3 8 जो है वो नीचे नेगेट हो गए दूसरे और 7वें घर से। इस व्यक्ति को पूरा टाइम इस समय ये दिक्कत सताएगी कि अरे भैया कहीं टिकट कटने का टाइम तो नहीं आ गया। करेक्ट सर। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये आपकी कुंडली है, आपकी जो सोच इस टाइम चल रही है वो बता रहा हूँ। इसीलिए उस दिन कंफ्यूज हो गया था क्योंकि आपने भी कुछ ऐसा लाइनल का कुछ गड़बड़ हो गया, तभी मैंने टाइप करके दिया। नहीं, अब देखो मैंने आपको एक अभी एक बात बोली क्या कि अगर यहाँ 8 12 और आ जाता, समझना मेरी बात को, ये जुपिटर के साथ में अगर 8 12 और आ जाता तो कंसर्न्ड हो जाता। बल्कि 8 को नहीं बोलते हम, 8वां घर, क्योंकि यहाँ तो बात लॉन्जिविटी की है, तो 8 आ जाता नीचे तो और बढ़िया ही था, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, पेन जरूर आपका कंटिन्यू रहता, लेकिन बढ़िया था 8 का आना। लेकिन यहाँ 12 आपका नहीं आया, ठीक, तो ऐसा कुछ भी नहीं। और ऊपर से मैंने एक और चीज बोली कि हमेशा जब आप लॉन्जिविटी को लेकर कुछ भी दिमाग में डाल रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज सोच रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन योर फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड, which planet is that, and still you have any problem like क्या है, आगे का समय कैसा है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब कभी अपनी कुंडली को लेकर किसी भी प्रकार का संशय रहे तो 1 से लेकर 249 के बीच में दिलीप जी कोई भी नंबर उठाइए, प्रश्न कुंडली बनाइए और उसमें देख लीजिए वो दशा आपको क्या दिखा रही है। ठीक, ठीक है सर। ऐसे फर्स्ट हाउस का जो कस्पल सबलॉट है वो सैटर्न है जो कि 3 8 9 दे रहा है। तो सर जी 3rd हाउस आ गया, 8th हाउस आ गया, तो 8th हाउस स्ट्रेस भी है, 8th हाउस लॉन्जिविटी भी है, तीसरा घर भी लॉन्जिविटी। तो चिंता मत करिए, आयु तो आप बहुत लंबी लेकर आए हैं, लेकिन अभी ये जो जुपिटर आया हुआ है ना, इसने बैंड बजाई हुई है, ये सोच सोच के कि कहीं टाइम तो नहीं आ गया। इसलिए एस्ट्रोलॉजी बाकी लोगों पर करिए, अपने पर नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये है ना कि ये मैं कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि बीटीआर जब तक होगा नहीं, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं कि करेक्ट टाइम क्या है, तो एक वो हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा कि बीटीआर नहीं तो फिर सबलॉट का गड़बड़ हो सकता है। दिलीप जी अपनी कुंडली पर ये मैं, क्योंकि देखो हूं मैं भी एक इंसान ही, मैं भी ऐसा नहीं है कि ज्योतिष पढ़ लिया तो इतना हो गया हूं कि बस मेरे तो इशारों पर चल रहे हैं प्लैनेट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे को भी जब प्रॉब्लम होती है या मैं भी जब कभी संशय में आता हूं, क्योंकि देखो डॉक्टर या सर्जन कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, जब वो अपने बच्चे की तरफ कुछ, अपने बच्चे के इलाज की सोचता है या कुछ भी ऐसा करने की सोचता है, उसके खुद के हाथ भी कांपते हैं। तो अगर मेरे को भी कभी ऐसा संशय होता है ना या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, मैं सीधा डायरेक्ट प्रश्न कुंडली लगा। तो ठीक है कभी सर। भी इस प्रकार का प्रॉब्लम आए प्रश्न कुंडली रेफर करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट आंसर करेगी। थैंक यू सर। और एक चीज याद रखना, 7वां घर ऑपरेट कर रहा है, हाँ जी। ठीक है, 7वां घर मृत्यु का है, 7वां घर मृत्यु का 8वें को नेगेट करता ना 7वां। राइट राइट राइट। जब भी आपके 7वें घर का लॉर्ड ऑपरेट करे, द ओनली एंड ओनली रेमेडी सजेस्टेड इज महामृत्युंजय जाप, दैट्स इट। तो जुपिटर तो 7वें घर का ही है सर, 7वें और 10वें का, तभी तो 2 7 10 दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको सिंपल पराशरी का नियम बता दिया कि whenever your 7th lord get operated or any planet in the 7th house get operated, तो डू महामृत्युंजय मंत्रा, दैट्स इट, कोई दूसरी रेमेडी की जरूरत ही नहीं है। ओके, ठीक, पूजा करवाने की जरूरत नहीं, मंत्र आप खुद से अरे आप अपना। करिए, क्या पूजा क्या करेगी, आप खुद करिए। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी विभूति जी आप बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहला क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड आउट मैरिज कि कब होगा, किस डायरेक्शन में होगा,
और कस्पल सबलॉर्ड एक जन का कुंडली है, उनका है सैटर्न, 7th कस्पल सबलॉर्ड। हाँ, और सैटर्न बैठा हुआ है। तो 7th कस्पल सबलॉर्ड पहले देखेंगे, राइट? 7th कस्पल सबलॉर्ड देखेंगे। ठीक है, वो है सर सैटर्न। सैटर्न है सर पंचम भाव में, 5th हाउस। किस राशि में बैठा भाई? राशि 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 सर बैठा है जुपिटर की राशि में, 9th की राशि में बैठा है। अब देखो, जो 1, 5, 9 राशियां हैं वो ईस्ट है, जो 2, 6, 10 राशियां हैं वो साउथ है, जो 3, 7, 11 है वो वेस्ट है, जो 4, 8, 12 है वो नॉर्थ है। कहने का मतलब कि इस व्यक्ति का जो विवाह होगा वो अपने घर के विद रिस्पेक्ट टू, अपने घर के विद रिस्पेक्ट टू मतलब जहां ये रह रहा है वो उस जगह को अगर रेफरेंस पॉइंट ले तो उस जगह से ईस्टर्न साइड में इसका विवाह हो। ईस्टर्न साइड। हाँ, ओके। और कुछ इंडिकेटर्स निकाल सकते हैं फॉर मैरिज अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्शन? क्या इंडिकेशंस निकाल लें सर? एज टू जैसे निकालते हैं कि मेरी वीडियो देख लेना, उसमें आप नाम भी निकाल सकते हो कि किस नाम से आपका जीवन साथी जो है वो होगा। सर वो भी मैंने देखा है, उसमें र स आ रहा था, र स, ये 2 वॉल्स आ रहे थे। ठीक है, तो यही नाम से आएगा। ओके, ठीक है। और कैसे जानना है कि कब होगा? जब महादशा में छठा आ रहा है, विच इज नेगेटिंग 7th हाउस, तो उसको फिर कैसे इंटरप्रेट करेंगे? उनका अभी जो चल रहा है 6th हाउस और 11th हाउस एक्टिव है अभी। तो 11th हाउस एक्टिव है तो 11th तो इच्छा पूर्ति करा ही देगा ना, लेकिन छठा भी एक्टिव है तो छठा थोड़ी सी दिक्कतें देगा। मैरिज हो भी गई तो उसके बाद भी थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ मतलब चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि 11वां घर तो है ही। 11वां घर जब बहुत स्ट्रांगली आएगा तो इच्छा तो पूर्ण कर ही देता। ठीक है सर। सर दूसरा है एक जन का कुंडली है और इनका जो मार्स है 10th हाउस में बैठा है केपी चार्ट में, और इनका अभी राहु ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इनका मसला अभी राहु का स्क्रिप्ट है 11-10, नक्षत्र लॉर्ड पे 6-10 और फिर सब लॉर्ड पे 11-10। हाँ तो अभी मतलब क्या इनका प्रॉब्लम है सर? लीगल केसेस, कोर्ट केसेस, झगड़े, ये इनके जिंदगी में जो है लाइक एक परपेचुअल सिस्टम बन गया है, और ये काफी दिक्कतों में है, क्योंकि अभी मेरे पास जीत जाएंगे, छोड़ दो, जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सर, इनका एक मसला था, मुझे अभी बोल रहे थे, उन्होंने एक भाड़े पे एक प्रॉपर्टी दी है किसी जन को, और वो बंदा 2 साल से वो पकड़ के बैठा है, उनको वापस नहीं दे रहा है, वापस लौट। विभूति जी, कोई किसी को वापस करे या ना करे, कोई किसी को मारे पीटे कुछ भी करे, अगर मेरे पास वो नंबर्स हैं जो मेरे को कोर्ट केस में जिता देंगे और मेरी दशा वही चल रही है, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे पार पा जाऊंगा, मेरे हक में आ जाएंगी चीजें, तो टेंशन किस बात की है? उसको बोल दो, हो जाएगा। कोर्ट केस करेंगे फिर इसका मतलब। हाँ, और उनका सर अभी हेल्थ भी बहुत डिटेरिएट हुआ था। छठा घर आ रहा है तो होगी। हाँ सर, बहुत एक क्रॉनिक डिजीज हुआ था, उन्होंने बताया नहीं, और समथिंग बहुत ही मेजर सर्जरी हुआ था, और उसके बाद वो ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं, नो, बहुत रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है उनका, तो उसके लिए कुछ उपाय है सर? दशा अंतर दशा क्या है सर अंतर्दशा, एक सेकंड। क्योंकि राहु के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा कि जो उनको क्रॉनिक और इतनी प्रॉब्लम्स दे दे। कहीं ना कहीं 8वां घर 12वां घर। सर देख रहा हूँ, फिलहाल का सर दशा चल रहा है। शनि तो नहीं चल रहा? सर अभी वीनस, सॉरी अभी सूर्य चल रहा है सर। सूर्य चल रहा है। सर
जब उनका जो ये हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, बहुत ही दिक्कत में थे, तब चल रहा था, जुपिटर चल रहा था, और जुपिटर का स्क्रिप्ट है जब उनका ऑपरेशन हुआ था, उनका जुपिटर का स्क्रिप्ट है 136, नक्षत्र लॉर्ड पे 136, सूर्य 911 सब लॉर्ड पे है। भाई ये कुंडली करेक्ट कर लो यार। अच्छा, गड़बड़ है, कुंडली करेक्ट कर लो, ये कुंडली करेक्ट नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं नहीं तो आपके पास थोड़ा रेफर करूंगा ये केस, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक मैटर है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। पेन, सो आई थिंक सर आप ही इनको थोड़ा मदद कर सकेंगे, क्योंकि जरूर जरूर। आई एम अ लर्नर सर, आई मीन यू आर वे एडवांस्ड। और एक चीज सर, मेरा ये पर्सनल, ये दो केसेस थे इसलिए मैंने आपको पूछा। कोर्ट केसेस के मामले में सर, कुछ अगर कोई बंदा बहुत ही ज्यादा दबा हुआ है या अरे उसके, कुछ नहीं करना, जो बंदा कोर्ट केस का पूछने आ रहा है उसका सीधा प्रश्न कुंडली लगाओ, छठा कस्पल सब लॉर्ड देखो, वो 6, 10, 11 दे रहा है, वो आदमी जीत जाएगा, दैट्स इट। सर और अगर नहीं आ रहा है सर, कुछ रेमेडी? प्रश्न कुंडली जो है ना मेरे भाई, प्रश्न कुंडली का जो आंसर है ना वो वहां से है। जी सर। अब काश मेरी ईश्वर इतनी औकात कर दे, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि अभी तक किसी की हुई, नहीं तो मेरी स्पेशली कर देगा। उसकी रेमेडी फिर भगवान का नाम है, ठीक है। तो 6, 10, 11 देखो, एक बहुत सिंपल सा फंडा है विभूति जी। एक अच्छा ज्योतिषी वो है जो सच को सामने रखे। जी सर। ठीक है, पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा जो कमा रहे आज की डेट में वो ठगी करके कि हाँ चलो मैं ये कर देता हूँ, आपका इतने का उपाय कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपका उपाय तभी बहुत अच्छे से काम कर पाएगा जब कहीं ना कहीं उसके प्लैनेट में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए। जब प्लैनेट ने पूरी तरीके से रिजेक्ट ही कर दिया माल को कि ले जा भाई अपना माल वापस, अपने को नहीं खरीदना, तो क्या करोगे यार बताओ। सर और एक चीज पूछना था आपके अनुसार, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा अनुभवी हैं, दशा, दशा में आपने लाल किताब क्लासेस में बोला था कि मरक्यूरी एक बहुत ही खतरनाक प्लैनेट है, राहु एक खतरनाक प्लैनेट है। अरे रे 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 विभूति जी सुनिए सुनिए, अभी हमारा लाल किताब जो है, नहीं मैं सर इन जनरल पूछ रहा हूँ कि दशा, कौन से दशा है एज पर योर रीडिंग्स एंड वेरियस चार्ट्स, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लैनेट है जो बहुत ही खतरनाक होता है इन जनरल आपने देखा है, और ऐसा कोई प्लैनेट जो बहुत ही अच्छा होता है इन जनरल? इन जनरल मैं सबसे अच्छा राहु को मानता हूँ। ओके, ग्रेट। क्योंकि वो एक ऐसा प्लैनेट है जो आदमी के अंदर वो आग डालता है, वो जुनून डालता है, जिस जुनून के लिए ना आदमी ऐसी की तैसी करने को तैयार हो जाता है। जी। वो जैसे वो गदर पिक्चर थी ना, कि वो क्या कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो वो जो तारा सिंह है ना वो राहु का रूप था बेसिकली। कि राहु को अगर कोई पाकिस्तान में कोई चीज पसंद आ गई तो पाकिस्तान चला जाएगा, कागज पे बिना मोहर लगाएगी। कहने का अर्थ क्या है कि जब राहु का टाइम पीरियड ऑपरेट करता है तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर वो पैशन जागृत हो जाता है, जिसके अंदर उसकी डिजायर इतने बड़े लेवल पर जागृत हो जाती है कि वो कहता है कि भाई मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। इसीलिए आप लोगों को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर जो देखोगे वो राहु की दशा में देखोगे और कहीं नहीं। 100%। इसलिए मेरी नजर में राहु से बढ़िया प्लेनेट ही नहीं है आज की डेट में। कलयुग का अगर कोई किंग है, मतलब जिसको मतलब अगर मेरे को मिले तो मैं उसको सीधा उसको ताज पहनाऊं आगे की, मैं कहा आइए महाराज पहले तो आपके पैर दबाता हूँ, तो मैं वो राहु को। और सबसे बुरा? हाँ जी, सबसे कंफ्यूजिंग है, सबसे बुरा देखो मैं बुरा नहीं बोल सकता, ये शब्द बड़ा गलत हो जाएगा। करेक्ट सर। सबसे बेकार मैं जुपिटर को बोल सकता हूँ फाइनेंशियली। सबसे अच्छा प्लेनेट, सबसे पूजनीय प्लेनेट, लेकिन आज के लिए सबसे बेकार, क्योंकि कलयुग में किसी संत का क्या काम।
जी या तो लूट मार चल रही है, छीना झपटी चल रही है, चोरी चकारी चल रही है। जुपिटर जैसा संत बेचारा फंस गया है इस संसार में, कलयुग में, क्या करे। इसलिए जुपिटर की दशा में परेशान रहता आदमी बेचारा। अच्छे अच्छे नेक नेक काम करता हूँ, वो नेकी उसको ले डूबती है, फिर आदमी अपना सर पकड़ के बैठा रहता है, जुपिटर ने मेरा सब बर्बाद कर दिया, ये तो बेकार है, एस्ट्रोलॉजी तो ऐसा है वैसा है। तो क्या करें आप, लेकिन जो है वो है, ठीक है। सर अभी एक चार्ट आया था, सैटर्न 4th में। विभूति जी, विभूति जी, क्लास बहुत पड़ी है, अभी बहुत से चीजें भी पड़ी हैं, तो हम ये लास्ट द सोर्स में सैटर्न है, नक्षत्र लॉर्ड राहु 7th में बैठा हुआ है, वीनस 2nd में है। क्योंकि आप जो पहले जो प्रवक्ता थे वो पूछ रहे थे रिगार्डिंग भय आशंका, क्योंकि 7-2 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। इनका कुछ प्रॉब्लम है क्या लाइफ को लेके? अरे किसकी कुंडली है ये एक क्लाइंट की कुंडली है सर। इसको इस टाइम पे रिटेल स्टोर खुलवाओ और उसको बोलो मौज कर तू रिटेल स्टोर खोल के, और रिटेल स्टोर में भी वो सब चीजें रखे जो घर से संबंधित चीजें हो, जो घर में काम आती है, बेसिकली जिसको किराना शॉप बोलते हैं, ग्रोसरी वगैरह का। सर ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। राजवीर जी आप बताइए। सर जी, सर अभी आपने जो क्वेश्चन लिया ना जुपिटर और राहु का, सर एग्जैक्टली मैंने वही, मेरा महादशा राहु की और जुपिटर की चल रही है मेरी अंतरदशा, तो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन था सर। राहु नंबर अच्छे दे रहा है लेकिन जुपिटर के नंबर अच्छे नहीं है, तो उसकी वजह से सर बहुत उटक बैठक हुई लाइफ में। तो एक क्वेश्चन है सर, महादशा इज अ सोल ड्राइवर, आपने लास्ट क्लास में बोला था, बिल्कुल। तो फिर सर अंतरदशा ने पूरा ही उसको चेंज ही कर दिया सर। मतलब कोई, अगर आप महादशा के नंबर देखो तो 1 to 6 है, अंतरदशा के नंबर सर, जो सब लॉर्ड के मैं बोल रहा हूँ, अंतरदशा के 5, 8, 9, 10, 11 है, लेकिन फिर भी सर उसमें रिजल्ट तो बहुत ही बुरा आया। तो मेरे को ये समझना था कि अंतरदशा जाने की कंट्रोल करती है महादशा को, मतलब इस अंतरदशा भावी पड़ गई। अभी आपकी राहु की महादशा गुजर गई है अभी, पहले तो ये सर जी चल रही है 2033 तक चले। अरे तेरे की 33 यानी कि 13 साल बचे हैं, और अभी सिर्फ एक अंतरदशा में आपने जजमेंट ले लिया कि भाई जुपिटर ने सब कुछ। देखो राजवीर जी, मैंने एक चीज बोली आपको कि जो महादशा है ना वो स्टेटस मेंटेन रखती है। बेसिकली कहने का अर्थ क्या है कि ऑल दो जुपिटर ने आकर आपको पटकी लगाई, ऑल दो जुपिटर ने आकर आपको जो भी करना था किया, लेकिन ये जो राहु है ये आपको जाते जाते भी, या इसको जब भी किसी अच्छी अंतरदशा का सपोर्ट मिलेगा, ये जुपिटर का भी सारा वो जो इसने नेगेटिव किया उसको भी रिकवर कर देगा, और एंड ऑफ द डे आपको ड्राइविंग सीट में छोड़ के चला जाएगा कि ठीक है भाई मैं चला, अब अगला जो काम है वो जुपिटर देखेगा। तो अभी के लिए तो ये है। अभी एक क्वेश्चन और, आई विल मेक इट वेरी क्विक। तो सर लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर नक्षत्र लेवल पे सपोज कीजिए कि 2 and 6 आ रहा है जो पैसे का नंबर है, और सबलॉर्ड लेवल पे अगर 5, 8, 6 और 12 लगा लीजिए आ रहा है, तो आपने बोला था रेमेडी सिर्फ नक्षत्र लेवल पे चलती है, सबलॉर्ड लेवल पे नहीं चलती। तो सर हम रेमेडी जब देते हैं हम तो सिर्फ एक बंदे को अलाइन करते हैं ना कि वो इस साइड पे चला जा तो उसको कंज्यूम कर लेगा, अगर नीचे बुरा है तो रेमेडी का मतलब हम रेमेडी देते क्यों है उस केस में, मैं वो समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने अभी एक बात बोली राजवीर जी कि जब ये सब बात चल रही थी तो मैंने हिडन हाउसेस की बात की। हाँ जी सर। ठीक, तो हिडन हाउसेस की बात मैंने क्यों की कि कहीं ना कहीं हिडन हाउसेस जो हैं वो परमात्मा की एक छुपी मदद है। छुपी हुई मतलब कि आदमी ने नीचे सबलॉर्ड पे 5, 8, 12 देख लिया, उसको बिल्कुल दिल का दौरा पड़ने की तैयारी उसकी पूरी हो चुकी है कि भाई मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, फिर अचानक से कोई भला मानस आया, उसने बोला देख टेंशन मत ले,
ये तेरे हिडन हाउस से उठा के मैंने सेकंड हाउस यहाँ पे रख दिया, ले तेरा काम चलता रहेगा, ये सेकंड हाउस भी यहाँ आ गया, इसके इफेक्ट्स भी आए। लेकिन किसी के हिडन भी नहीं आ रहे और 5 8 12 ही आ गया पूरा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ परमात्मा भी नहीं चाहता भैया कि इस आदमी को रेमेडी मिले। सर एक लास्ट क्वेश्चन बस, आई विल बी डन विद दैट। सर प्रश्न कुंडली से स्टॉक्स बाय कर सकते हैं लगा के? क्या मेरे लिए ये स्टॉक बाय करना अच्छा रहेगा? 11th कस्पल सबलॉर्ड यदि इन्वॉल्वमेंट 5वें घर की दे दे प्रश्न कुंडली में, तो ये स्टॉक बाय करना आपके लिए अच्छा है। अगर 4 दे दिया तो भूल कर भी स्टॉक बाय मत करना, चाहे दुनिया आकर ये कह रही हो कि ये ऊंचा उठेगा। और स्टॉक ट्रेडिंग का टाइम क्या रखना है, तो उसके लिए मैंने आपको मून का फंडा और लगना का फंडा बता दिया, अब उसको यूज करना वो आप लोगों को क्या है। सर मून का फंडा वही ना कि मून और उसका नक्षत्र लॉर्ड 11th हाउस के साथ रिलेट होना चाहिए। मतलब आपकी जो स्क्रिप्ट है, जो मून का नक्षत्र लॉर्ड जिस दिन रहेगा उसकी जो स्क्रिप्ट है बेसिकली वो आपको सपोर्ट कर रही है स्टॉक ट्रेडिंग में। और साथ ही साथ आप उन प्लैनेट्स के लग्न में जो प्लैनेट आपका स्क्रिप्ट में स्टॉक्स की बहुत मजबूती दिखा रहा है, जब उसका लग्न, उस प्लैनेट का लग्न जब उदय होगा उस टाइम का आप चुनाव करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको ये कहे कि साहब कोई ऐसी रेमेडी बता दो कि पूरे दिन ही मेरी स्टॉक ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चली जाए, तो भाई तो ऐसा नहीं है। सर एक रिक्वेस्ट है, मे बी जस्ट ओपिनियन मेरा, मैं बोलूंगा अगर आपको कभी भी टाइम लगे छोटी सी वीडियो बना के या तो यूट्यूब पे गाइडेंस के लिए थोड़ी सी डाल देंगे। मतलब आई डोंट वांट टू वेस्ट कि सभी का टाइम इस क्वेश्चन से वेस्ट हो, तो उसमें क्या कि सबको हेल्प मिल जाएगी। स्टॉक ट्रेडिंग का? हाँ जी सर। हाँ डाल दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है सर जी, डाल दूंगा, पक्का डाल दूंगा। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। ओके। हाँ जी ज्योति जी आप बताइए। अरे ज्योति इधर दो हैं, ओके, ज्योति सिंह है, ज्योति तनेजा जी बताइए ज्योति जी। Sir, very good evening, first of all. जी It is really a nice pleasure to talk to you. मतलब हम सभी लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं और मैं भी पिछले 8 महीने से सोच रही हूँ आपसे क्लास करने के लिए। Somehow अभी स्टार्ट किया लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पाया। मैं आपकी सॉरी क्लास में हूँ बट अभी कुछ भी पढ़ नहीं पाई। सब वीडियोस मैं अभी बाद में देखूंगी बिकॉज आई वाज बिजी इन ऑफिस वर्क। तो मेरे क्वेश्चंस थोड़े स्टूपिड हो सकते हैं, सो प्लीज इग्नोर मी फॉर दोज। सर एक चीज मुझे पूछनी है कि अगर 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हो, ठीक है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हो, ठीक है, तो क्या बंदा रेस्टोरेंट से रिलेटेड कंसल्टेंसी दे सकता है या खुद का रेस्टोरेंट उसे चलाना चाहिए? जो 11th हाउस में बैठा है वो मून है। आपने बोला था कि रेस्टोरेंट मून से रिलेटेड होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर कि वो मून है, 11th हाउस में मून बैठा है मार्स की साइन में, और सेकंड हाउस जो है वो मार्स मून का साइन है, उसमें मार्स खुद बैठा है। अभी आप सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देते जाइएगा, उसके बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी जिस कुंडली की आप बात कर रहे हैं, ये केपी चार्ट आप बोल रही हैं कि लग्न कुंडली? पहले सर मैं केपी चार्ट की बात कर रही हूँ। केपी चार्ट की बात कर रही है जी। तो इस केपी चार्ट के अंदर आपने कहा सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में चला गया। करेक्ट। दूसरे घर से हम धन कमाते हैं, दूसरे घर के धन का स्वामी कहाँ चला गया? 11वें में चला गया। 11वें में चला गया। इट मीन्स के हम अपनी वेल्थ एक्यूमुलेशन या जो पैसा कमाएंगे, उस पैसे कमाने का सोर्स कौन हो सकता है? हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारा सोशल सर्कल, एनजीओ या फिर क्लब्स या फिर सोसाइटीज। यानी कि इन चीजों से यदि व्यक्ति जुड़कर कुछ करता है तो वो धन अर्जित कर पाएगा। पहला पार्ट, पहली चीज तो ये क्लियर हो। दूसरा फिर इसने कहा
कि भैया ये चार्ट बोल रहा है कि 11th लॉर्ड मेरा सेकंड हाउस में बैठ गया, तो 11th लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना क्या बता रहा है? 11वां घर लाभ का भी है और 11वें घर से ही आपकी इच्छा पूर्ति भी होती है, राइट? सेकंड हाउस आपके बैंक बैलेंस का भी है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली का, आपके कुटुंब का भी। करेक्ट। कहने का अर्थ क्या है कि इस व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो इसकी फैमिली जो है वो पूर्ण करेगी, या इस व्यक्ति को यदि जीवन में लाभ कमाना है, इजी गेन्स लेने हैं, तो ये सेकंड हाउस की चीजों से जुड़कर इजी गेन्स ले सकता है। सेकंड हाउस में ज्वेलरी भी आती है, सेकंड हाउस में फैमिली बिजनेस भी आता है, सेकंड हाउस में बैंकिंग भी आती है, सेकंड हाउस में जेम्स एंड ज्वेलरी भी आती है। तो जैसे आपने बोला कि इस व्यक्ति की जो इच्छा है वो फैमिली पूरी करेगी, ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति फैमिली की इच्छाएं पूरी करेगा? ये व्यक्ति फैमिली की इच्छाएं तब पूरी करेगा जब फैमिली की इच्छाएं, कौन सा घर है? फैमिली होती है सेकंड, तो इच्छा पता नहीं, 9th छोड़ दीजिए, या 3rd। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फैमिली जैसे सेकंड हाउस है जी। आपकी इच्छाएं 11वां घर, फैमिली की इच्छाएं दूसरे घर से 11वां घर, यानी कि 12th हाउस। 12th हाउस। फर्स्ट लॉर्ड यानी कि मैं, यानी कि आप, अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड किसी भी तरीके से 12th हाउस में चला गया तो यू विल बी स्पेंडिंग मनी ऑन योर फैमिली। ओके। और यू विल बी स्पेंडिंग मनी टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर फैमिली। ओके। आपकी फैमिली ने कहा मेरे को गाड़ी चाहिए, आपका फर्स्ट लॉर्ड 12th में है, जो कि फैमिली का 11th हाउस बन जाता है, तो यू विल बी द वन हु विल बी फुलफिलिंग द विशेस फॉर योर फैमिली। तो प्रथम भाव का लॉर्ड जब 12वें में जाता है तब व्यक्ति ऐसा करता है, ठीक है? ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है? कभी भी ज्योतिष में अपने को अपने हिसाब से नहीं कान ऐंठने हैं कि नहीं 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 ऐसे कर दे, जैसा है वैसा ही रखना है। ओके। सिमिलरली सर, 6th और 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाए, 6th और सॉरी सर, हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाए, तो ये तो या तो आप धनु लगन की कुंडली की बात कर रही है या मिथुन लगन की कुंडली की बात कर रही है। मिथुन लगन की। हाँ, तो कुछ भी अगर केस वगैरह होता है, मतलब बंदा कहीं पंगा ले ले या उससे कोई ले ले, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि केस तो जीतेगा ही जीतेगा? कि इसका 6th और 11th लॉर्ड कहाँ चला गया? सेकंड हाउस में। मंगल जो है वो सेकंड हाउस में बैठा है और 6th हाउस की ओनरशिप है, 6th और 11th की। 6th और 11th की ओनरशिप है जी। 6th हाउस केसेस का है, कोर्ट केस का है जी। अच्छा, इसमें केसेस हम सारे ही केसेस लेते हैं ना? हाँ, चाहे हाँ, वो कोर्ट केस हो, समझ गया। मतलब 6th हाउस कोर्ट केसेस का भी है, 6th हाउस झगड़े का भी है। तो वो झगड़े का, कोर्ट केसेस का लॉर्ड कहाँ जाके बैठ गया? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में। इस व्यक्ति से सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि क्या आपके पैटर्नल प्रॉपर्टी पे, बिकॉज सेकंड हाउस जो है वो आपकी फैमिली एसेट्स भी है, तो क्या इस व्यक्ति का कोई कोर्ट केस या क्या इसकी पैटर्नल प्रॉपर्टी पे कोई झगड़ा चल रहा है किसी प्रकार का? पैटर्नल नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी अभी लेने की कोशिश की थी, वो आधी डिस्प्यूट में फंस गई। हाँ, तो फंस गई होगी। वो सेकंड हाउस फिक्स्ड एसेट्स भी दिखाता है ना आपकी, तो वो बिल्कुल दिखा सकता है। अब जिस व्यक्ति की ये प्रॉपर्टी है उसको अपना 6th कस्पल सबलॉर्ड चेक करना है कि अगर मैं कोई केस लड़ूंगा अपने जीवन में तो उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा, मेरे फेवर में आएगा, डिसफेवर में आएगा। सर यहाँ ना एक प्रॉब्लम आ रही है ये मैंने अंकिता मैम को भी पूछा था कि उसके लिए ना हम कस्पल सबलोड के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें। एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैं एस्ट्रोसेज यूज करती हूँ, उसी की थोड़ी सी आदत है। तो उसमें जो राहु की स्क्रिप्ट है ना वो बिल्कुल अलग है, होरोसॉफ्ट में बिल्कुल अलग है। प्रॉब्लम स्क्रिप्ट से नहीं है, प्रॉब्लम जो नक्षत्र लॉर्ड और जो सब लॉर्ड आ रहे हैं ना वो बिल्कुल चेंज है। तो किस पर रिलाय किया जाए ये समझ नहीं लो, आ रहा। आपको क्या बोलते हैं, लाइव प्रिडिक्शन देता हूँ। बताओ, एक नंबर दो मेरे को, आप
1 से लेकर 249 के बीच। 249। सीधे आपने 249 ही दिया है। आपने जैसे ही बोला ना लो आपको बोलता हूँ नंबर दो, मेरे दिमाग में सीधा 249 आया, यही बोल, तो मैंने इसलिए चेंज नहीं किया। कोई बात नहीं। 249 दे रहा था। क्या है भैया? छठा कस्पल सबलॉर्ड क्या बन रहा है? राहु है। नहीं नहीं जी, जुपिटर है। राहु का है अच्छा, बोल रही हैं आप? मुझे तो राहु ही दिख रहा है। अच्छा वो सॉरी, आप उससे देख रहे चार्ट से, ओके सॉरी। ओके ओके ओके। कस्पल सबलॉर्ड जो है वो आपका जुपिटर बना है, अनटेनेंटेड है। और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड इज मून, जो कि 12वां घर और 9वां घर ले रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं पहले तो। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कहीं ना कहीं ये कंप्रोमाइजिंग सी सिचुएशन लग रही है कि अब देखो, आपका जो जुपिटर बना है 6th कस्पल सबलॉर्ड, ये अनटेनेंटेड है, तो इसके भी नंबर और इसकी इन्वॉल्वमेंट के भी नंबर, ये दोनों आ गए 5, 8, 12। ओके, 5, 8, 12। मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मतलब बहुत फेवरेबल नहीं है सिचुएशन आपके लिए। तो सर ये अभी जो हम राहु की बात कर रहे थे कि हाँ राहु की महादशा इंसान को अर्श से फर्श पर बिठाती है, हाँ मेरी भी अभी शुरू हुई है 2015 में, ठीक है। ओके। और शुरू होने से पहले ही मतलब मेरे पास एक डील आई और राहु आते आते मैंने कुछ नहीं तो 2 साल में 80-90 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है। ठीक है। और राहु के इसके बाद जुपिटर आया। 2018 में मेरी ऐसी मति मारी गई कि मैंने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, अपना अच्छा भला काम चलते चलते, और एक मैंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब सर वो प्रॉपर्टी चली गई डिस्प्यूट में गॉड के साथ, लेटली पोजीशन, और मैं क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट में पैसा लगा चुकी तो मेरे पास पैसे बचे नहीं है देने के लिए। तो अब बड़ा कलेश चल रहा है कि एक तो मैं जो नीचे थी बिल्कुल लो लेवल पे थी, मैं एकदम से ऊपर चढ़ गई, आसमान में आ गई। एक स्टेटस बन जाता है ऑब्वियसली, आप इतने कम टाइम में अच्छा अर्न कर लो, और अब मैं वापस से नीचे आ गई हूँ। हालांकि अभी लोगों को नहीं पता है, तो अब ये राहु संभालेगा या नहीं? स्क्रिप्ट बता दो बस, मैं फिर आगे कुछ नहीं, मैं आगे बता दूंगा आपका क्या जाना है क्या नहीं। राहु दे रहा है 2, 6, 7, 9, 10, 11। ये टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है राहु? राहु अनटेनेंटेड है। पक्का? हाँ, मेरी कुंडली में राहु अनटेनेंटेड है, दैट इज आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है। एंड हु इज द सबलॉर्ड राहु का? वो क्या दे रहा है? 5, 8, 9। अच्छा, अब यहाँ फिर वही एक डिस्प्यूट है, ये एज पर एस्ट्रोसेज है। अब अगर हम एज पर होरोसॉफ्ट चलेंगे तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है। वो क्या अच्छा दे रहा है नहीं, सबलॉर्ड? सबलॉर्ड होरोसॉफ्ट में आ रहा है 2, 5, 12, और एस्ट्रोसेज में सबलॉर्ड आ रहा है 2, 3। राहु कब से स्टार्ट हुआ है? 2015 से, फरवरी तक में। 2015 के बाद से आपके ऊपर जो सर पे आपने लोन लिए थे वो उतारे हैं कुछ? सर लोन तो आज तक कभी हुआ नहीं है, बस अब शायद हो सकता है गाड़ी वाड़ी पीछे है। ठीक है। आपका जो सबलॉर्ड है ना, ये 2, 5, 12 वाला है, इतना मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ओके। अभी शॉर्ट में आपको बोल दिया, बट कोई बात नहीं, हेल्प करेंगे आपकी, चिंता मत करो। ये 2, 5, 12 वाला है आपका, ठीक है। तो सर फिर इसके लिए बाद में बात करूं, क्योंकि हाँ मैटर हाँ ज्यादा हाँ सीरियस हो गया। ठीक है। हाँ, अच्छा सर, कोई एक चीज और मुझे पूछनी है, जैसे अगर कोई भी प्लैनेट हमें शादी के लिए 2, 7, 11 नंबर चाहिए होते हैं, है ना, और सब उसमें आ रहा है लेकिन बंदा नहीं कर रहा अभी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? टाइम नहीं आया या आप अपनी मर्जी से नहीं कर देखिए रहे? क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ।
कि ज्योतिष में सबसे टिपिकल पार्ट अगर कोई है तो वो मैरिज है। उसका कारण क्या है कि यहां सिर्फ आपके स्टार नहीं काम कर रहे, पैरेलली आपके दूसरे बंदे के भी काम कर रहे हैं। करेक्ट। जिसने आपसे या तो शादी करनी या नहीं करनी, समझ रहे हो आप? तो अगर हम ये बोले कि भाई वो 2 7 11 आ रहा है और वो बंदा शादी नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट, वो हाउसेस भी आपको दिखेंगे जो शादी ना करने देने के लिए भी उसको प्रमोट कर रहे होंगे। ओके, हाँ जी, ठीक है सर। सर एक चीज छोटी सी और पूछनी है। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स में जब मैं फंस गई तब मुझे लगा कि अब मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी है। समहाउ कई बार लगता है कि समझ नहीं आ रही, कई बार केपी लगता है चार्ट टाइम में राहु नहीं है। कहां बैठा है आपका? 9th हाउस में। आपने जो रेस्टोरेंट बनाया था वो बेसमेंट या बेसमेंट की कोई प्रॉपर्टी ली थी क्या? सर नहीं, ग्राउंड फ्लोर। बट ये जो भी जगह रही होगी, इसका रोड से लेवल मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ऊपर है। नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर था, लेकिन हाँ जो स्टार्टिंग की थी ना एक्चुअली वुड अवन था, तो जो वुड्स, जो कच्ची लकड़ियां जो हमें स्टोर करके रखनी होती थी वो हम बेसमेंट में रख रहे थे। बस यहां पकड़े गए आप। फिर नहीं रखनी चाहिए थी। ये राहु उन्होंने मार दे दी आपको। और 12वें घर में कौन है केपी चार्ट में, ये बता दो बस। 12वें घर में मेरे में सर कोई भी नहीं है, खाली है घर में। चंद्रमा? चंद्रमा 11वें घर में, 11th हाउस। चलो बच जाओगे, मैं बता दूंगा कैसे बचना है, ठीक है? सर हाँ, एक बस एक क्वेश्चन और। मैं बोल रही हूँ, इतनी सारी परेशानियों के बाद, फंसने के बाद लगा कि एस्ट्रोलॉजी करनी है। कभी लगता है इजी है, समझ में आती है, कभी मन हट जाता है करने से। तो ये पूछना है, आपको कितना टाइम लगा एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनने में, और मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मेरा रुझान तो है, बट मैं इतनी डिटरमाइंड नहीं 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 हूँ। नहीं नहीं और ज्योति जी, मैं आपको एक बात बता दूं। देखो आप, मैं आप सब लोगों को अब एक बात जरूर बोलूंगा। देखो, आप लोग आते हो, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा सब कुछ डालते हो कुछ भी सीखने में। जी सर। मेरा काम यह है कि आप लोगों को दिल से हर चीज सिखाना और आपके डाउट्स को पूरी तरीके से क्लियर करके भेजना, वो मेरा काम है। यहां तक मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बहुत प्रॉपरली तरीके से सिखाऊं। ट्रू सर। लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना, उसके लिए ना मेहनत की नहीं मेहनत। चाहिए। मेहनत ना वर्ड छोटा है एस्ट्रोलॉजी के लिए, मैं आप लोगों को पहले बता दूं। ओके। एस्ट्रोलॉजी के तो ना पीछे पढ़ना पड़ता है। पीछे मतलब मैं आपको बहुत ज्यादा वो चीज